सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ में शेयर जरूर करें। आज हम कक्षा 9 इतिहास विषय के अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए फ्रांसीसी क्रांति। क्रांति का मतलब क्या होता है? अपने अधिकारों को लेकर जो किए गए आंदोलन होते हैं उनको क्रांति कहा जाता है। अपनी स्वतंत्रता के लिए हो सकता है, अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए जो छोटे मोटे संगठनात्मक रूप से जो आंदोलन किए जाते हैं उसे क्रांति कहते हैं। तो अब उसी में एक हम 1857 की क्या, जिस प्रकार 1857 की क्रांति भारत के अंदर हुई थी, रूस की क्रांति हुई थी, अलग अलग देशों में अपनी मांगों को मनवाने के लिए उन लोगों के द्वारा संगठनात्मक रूप से जो आंदोलन किए जाते हैं, जो विद्रोह किए जाते हैं, उसी को क्रांति नाम दिया गया। हम इसमें एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि क्रांति के बाद आमूल चूल परिवर्तन आने लग जाते हैं राजनीतिक ढांचे में। तो देखिए हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हम कैसे पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति होने के पीछे क्या कारण थे। सबसे पहला बिंदु ये होना चाहिए कि फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई। फिर हम क्या पढ़ेंगे, फ्रांसीसी क्रांति के क्या प्रभाव रहे। भाई, फ्रांसीसी क्रांति हुई तो उसके प्रभाव क्या रहे और किन वर्गों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। पहला बिंदु पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण रहे। फिर हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति के क्या प्रभाव रहे। फिर हम पढ़ेंगे किन वर्गों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। फिर हम देखेंगे महिलाओं की क्या भूमिका थी इस क्रांति के अंदर, महिलाओं की क्या भूमिका रही इस क्रांति के अंदर। फिर हम पढ़ेंगे इस क्रांति के क्या परिणाम रहे और किस प्रकार के क्रांति के बाद शासन में बदलाव आया। शासन कह सकते हैं, राजनीतिक ढांचे में क्या बदलाव आया। इस प्रकार हम देखेंगे। सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति के कारण देखेंगे, फिर उनके प्रभावों के बारे में जानेंगे, फिर किन वर्गों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा वो देखेंगे, उसके बाद में हम महिलाओं की भूमिका देखेंगे और अंत में हम देखेंगे क्रांति के बाद में शासन में, राजनीतिक में, प्रशासन में किस प्रकार परिवर्तन आया। क्या फ्रांसीसी क्रांति सकारात्मक परिणाम देती है या नकारात्मक परिणाम देती है, उन सभी कारणों की विवेचना करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति के कारण। तो हम सबसे पहला कारण देखते हैं, इसके अंदर फ्रांसीसी क्रांति के अंदर सामाजिक असमानता थी। सबसे पहले क्या थी? सामाजिक असमानता। तो पहला बिंदु सभी लोग याद रखेंगे, सामाजिक असमानता। अब फ्रांस के अंदर उस समय 3 वर्ग थे। कितने वर्ग थे? 3 वर्ग थे और इन 3 वर्गों को एस्टेट्स कहा जाता था, एस्टेट्स, जिसके अंदर पहला वर्ग था पादरी वर्ग, दूसरा वर्ग था कुलीन वर्ग और तीसरा वर्ग था सामान्य जनता, जिसके अंदर किसान, मजदूर, व्यापारी, जितने भी गरीब लोग होते थे वो तीसरे वर्ग में शामिल थे। पादरी वर्ग पहले वर्ग में शामिल था, दूसरे वर्ग में कुलीन वर्ग था, तीसरे वर्ग में सामान्य लोग थे जो गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी, शिल्पकार वगैरह होते थे। तो इस प्रकार देखते हैं तो फ्रांस के अंदर सामाजिक असमानता थी। कैसे थी? क्योंकि 3 वर्गों में समाज बटा हुआ था और पहले और दूसरे वर्ग को विशेष अधिकार दिए हुए थे। क्या दिए हुए थे? विशेष अधिकार। पहले और दूसरे वर्ग को विशेष अधिकार मिले हुए थे, लेकिन तीसरे वर्ग को किसी प्रकार का विशेष अधिकार नहीं मिला होता। इस प्रकार सामाजिक असमानता भी एक फ्रांसीसी क्रांति का कारण माना जाता है। दूसरे कारण की बात करते हैं तो उसके अंदर था, पहले वाले को मिटा देते हैं। दूसरा कारण देखिए, दूसरा जो कारण था अन्यायपूर्ण कर, जिसे हम टैक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि फ्रांस की जनता पर
बहुत ही भारी मात्रा में कर लगाए जाते थे। विभिन्न प्रकार के कर लगाए जाते थे। कोई भी कार्य करते थे उन पे भी उनके टैक्स लगता था, धार्मिक कर भी लगता था और सरकार भी डायरेक्ट उनसे टैक्स लेती थी। धार्मिक कर को टाइड कहते थे और सरकार जो कर टैक्स लेती थी उसको टाइल कहा जाता था। तो ध्यान से देखिए, दूसरा बिंदु है फ्रांसीसी क्रांति का, उसके अंदर है अन्यायपूर्ण कर। तो जनता पे भारी कर लगाया जाता था, विभिन्न प्रकार के कर उनसे वसूले जाते थे। धार्मिक कर लगता था उसे टाइल कहा जाता था और सरकारी कर लगता उसे टाइल कहा जाता। इन करों की मार की वजह से भी किसानों के अंदर विरोध उत्पन्न हुआ। इन विरोध परिणाम स्वरूप फ्रांसीसी क्रांति का यह भी एक मुख्य कारण माना जाता है। अब तीसरा कारण देखिए, तीसरा कारण है मध्य वर्ग का उदय व दार्शनिकों का प्रभाव। ये आप अलग अलग बिंदु भी लिख सकते हो, मध्य वर्ग का उदय व दार्शनिकों का प्रभाव, लेकिन हम साथ में लेके चलते हैं तीसरा बिंदु। तो देखिए, फ्रांसीसी क्रांति होने से पूर्व एक नए वर्ग का उदय होता है जिसे हम मध्य वर्ग कहते हैं, और मध्य वर्ग के अंदर वो लोग शामिल होते हैं जो तीसरे वर्ग के कुछ धनवान व्यक्ति होते हैं, व्यापारी लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं। उन विद्वानों के समूह को हम क्या कहते हैं? मध्य वर्ग कहते हैं, जो लोगों के अंदर विद्रोह की भावना को पैदा करने वाले थे, लोगों को प्रेरित करने वाले थे क्रांति के लिए। और दार्शनिकों का मतलब आप देखिए, दार्शनिक थे जो नेता भी थे, आपने पढ़ा होगा आबे शिये, मिराबियो जिसने नेतृत्व किया था, मॉन्टेस्क्यू आपने पढ़ा था, रूसो। इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के दार्शनिकों का लोगों को सहारा मिला, उनको नेतृत्व मिला। दार्शनिकों के प्रभाव और मध्य वर्ग के उदय के कारण इस क्रांति को और ज्यादा सहायता मिली और क्रांति आगे बढ़ी। तो ये भी क्रांति का एक मुख्य कारण माना जाता है कि इन लोगों की वजह से आम जनता को सहयोग मिला, नेतृत्व मिला और नेता मिल गया, जिससे क्रांति को आगाज दिया करे, क्रांति को आगे बढ़ाया जा सके। फिर हम देखेंगे चौथा बिंदु, जीवन जीने का संघर्ष। जीवन जीने का संघर्ष का मतलब, यदि एक व्यक्ति जीवन जीता है तो उन्हें आम भाषा में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार की यदि उसे आवश्यकता हो और वह आवश्यकता उसकी पूरी नहीं हो, जैसे आम आवश्यकता, जैसे हम कह सकते हैं खाना पीना और उपचार के लिए चिकित्सा, स्वास्थ्य और भोजन वगैरह यदि नहीं मिलती है, मूलभूत आवश्यकताएं उसकी पूरी नहीं होती है, तो वह जीने के लिए क्या करने लग जाता है? संघर्ष करने लग जाता है। तो सबसे पहले देखिए, जीवन जीने का संघर्ष। हमने आपकी पुस्तक में आपने पढ़ा होगा कि जनसंख्या में हो रही थी वृद्धि। क्या हो रही थी? जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी। अब जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी और खाद्यान्नों में कमी हो रही थी। खाद्यान्नों के अंदर हो रही थी कमी, जनसंख्या में हो रही थी वृद्धि, इसके अंदर हो रही थी खाद्यान्नों में कमी। तो इससे जीवन जीने का संघर्ष उत्पन्न हुआ। कैसे? क्यों? खाद्यान्न कम हो रहे, जनसंख्या बढ़ रही है, तो खाने के लिए लड़ाई झगड़ा करने लगे। खाने के लिए ऊंचे दामों में उन्हें ब्रेड खरीदना पड़ता था। पाव रोटी के दाम बढ़ गए। आपकी पुस्तक में लिखा पाव रोटी के दाम बढ़ गए थे, जिससे आम जनता परेशान हो गई थी। और आपने पढ़ा होगा कि महिलाएं भी उस लंबी लंबी कतारों में खड़ी रह गई थी, और लंबी लंबी कतारों में खड़ी थी महिलाएं, और फिर दुकानदारों पे धावा भी बोलने लगी थी। इस प्रकार जीवन जीने के लिए संघर्ष भी हम कह सकते हैं, करों की मार, जीवन जीने का संघर्ष, इस प्रकार के कारण फ्रांसीसी क्रांति के कारण माने जा सकते हैं। अगला कारण देखिए, अगला कारण है साथियों, अगला कारण है निरंकुश शासन। निरंकुश शासन, निरंकुश शासन का मतलब होता है, उस समय फ्रांस का राजा या सुल्तान सम्राट जो भी था, उसको हम
कौन था? लुई 16 या लुई 16 कह सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो उस समय उसने जो शासन चला रहा था वह निरंकुश शासन था। निरंकुश शासन इसलिए था, जब ये राजा बना तो इसके राज्य की आर्थिक स्थिति खराब थी। आर्थिक स्थिति खराब, अब खराब थी तो उसने विभिन्न प्रकार के टैक्स जनता पे लगाए और टैक्स की वजह से जनता परेशान थी और परेशान होने के कारण उनके विरोध में विद्रोह करने लगे। तो ये निरंकुश शासन की वजह से, इसकी कुछ निरंकुश नीतियों की वजह से कुछ ऐसे निर्णय थे जिसकी वजह से आम जनता को वह निर्णय अच्छे नहीं लगे और निरंकुश शासन की वजह से भी जनता उनके विरोध में खड़ी हो गई। तो ये भी एक उसका मुख्य कारण रहा होगा। फिर आगे देखिए, अब हम देखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण या तात्कालिक कारण जिसे कहा जा सकता है, और वो कारण क्या था। तो देखिए, फ्रांसीसी क्रांति का तात्कालिक या मुख्य कारण यदि पूछ लिया जाए तो फिर आपको ध्यान रखना है, एक बताना है कि एस्टेट जनरल की बैठक। यदि पूछ लिया जाए कि मुख्य कारण क्या था तो आपको बताना है कि एस्टेट जनरल की बैठक। अब एस्टेट जनरल में हुआ क्या, उस समय जो 3 वर्ग थे और एस्टेट जनरल के अंदर 3 वर्ग उपस्थित हुए। तीनों के सदस्य आप देखो, पहले वर्ग में 300 सदस्य, दूसरे वर्ग में भी 300 सदस्य और तीसरे वर्ग में 600 सदस्य। इस प्रकार कुल सदस्य हो गए 300 प्लस 300 प्लस 600 बराबर 1200 सदस्य। लेकिन उस समय जो मतदान की प्रणाली थी वो क्या थी कि एक वर्ग सिर्फ और सिर्फ एक मत दे सकता है। अब ये 300 सदस्य मिलकर एक मत देंगे, फिर दूसरा ये भी एक मत दे सकता है और फिर तीसरा वर्ग ये भी एक मत दे सकता है। इस प्रकार कुल कितने मत हो गए? 3 मत हो गए। लेकिन ये दोनों वर्ग कर नहीं देते थे, कर नहीं चुकाते थे, क्योंकि इन दोनों वर्गों को विशेष अधिकार प्राप्त थे। लेकिन तीसरे वर्ग के लोग परेशान थे, जो गरीब लोग थे, किसान लोग थे, मजदूर लोग थे, वो लोग परेशान थे। इन्होंने ये हमेशा इनके विरुद्ध में होते थे। ये हमेशा किसके पक्ष में थे? शासक के पक्ष में हुआ करते थे। तो ध्यान रखना, पहला और दूसरा वर्ग हमेशा शासक के पक्ष में हुआ करता था और तीसरा वर्ग हमेशा अलग रह जाता था। तो तीसरे वर्ग ने एक वहां प्रस्ताव रखा राजा के सामने। तीसरे वर्ग ने कहा कि अब ये एक मत वाली प्रणाली को समाप्त किया जाए और जितने भी सदस्य भाग ले रहे हैं प्रत्येक सदस्य एक मत दे। ऐसा प्रस्ताव राजा के सामने तीसरे वर्ग के लोगों ने रखा। लेकिन राजा ने उस प्रस्ताव को क्या कर दिया? खारिज कर दिया। उस प्रस्ताव को क्या कर दिया? खारिज कर दिया। और यही मुख्य कारण था फ्रांसीसी क्रांति शुरू होने का। अब जैसे ही उन्होंने खारिज किया तो ये तीसरे वर्ग के लोग उस बैठक को छोड़कर, बीच में ही छोड़कर वहां से चले गए और यही माना जाता है मुख्य कारण। और वहां से छोड़कर वो गए टेनिस कोर्ट में। कहां चले गए? टेनिस। जैसे हम फुटबॉल वगैरह खेलते हैं तो उनका मैदान होता है, तो टेनिस खेलने का भी एक मैदान होता है, टेनिस कोर्ट के अंदर वहां चले जाते हैं। और वहां पर वो दार्शनिकों के नेतृत्व में अपनी बड़ी संगठनात्मक रूप से भीड़ इकट्ठी होती है और वहां पर शासक के विरुद्ध बातें की जाती है। और वो कहते हैं कि जब तक हम इस शासक को गद्दी से हटा नहीं देते, संविधान में परिवर्तन नहीं कर देते, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। इस प्रकार का प्रस्ताव वहां के लोगों के द्वारा, दार्शनिकों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा लिए जाते हैं, जिसमें से मुख्य नाम आता है मिराबियो व आबे सी। दूसरी बात हम देखते हैं, नेतृत्व कौन करता है? नेतृत्व मिराबियो व आबे सी। तो याद रखना है, उनका कोर्ट, टेनिस कोर्ट के अंदर नेतृत्व करता मिराबियो व आबे सी होता है। और इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति के शुरुआत होती है। ये जो कारण है वो फ्रांसीसी क्रांति होने के लिए उत्तरदायी थे। तो एक बार वापस आप याद कर लीजिए। पहला था सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता। दूसरा कारण था अन्यायपूर्ण कर।
तीसरा मुख्य कारण था जीवन जीने का संघर्ष। जीवन जीने का संघर्ष। चौथा कारण था दार्शनिकों का प्रभाव। पांचवा कारण था मध्य वर्ग का उदय। मध्य वर्ग का उदय। छठा कारण था निरंकुश शासन। निरंकुश शासन। और अंतिम और मुख्य कारण था एस्टेट जनरल की बैठक का भंग होना। एस्टेट जनरल की बैठक का भंग होना या करना। तो इस प्रकार हम यदि देखें फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण कौन कौन से थे, तो आप ये बता सकते हैं कि पहला कारण सामाजिक असमानता, दूसरा कारण अन्यायपूर्ण कर, तीसरा जीवन जीने का संघर्ष, चौथा दार्शनिकों का प्रभाव, पांचवा मध्य वर्ग का उदय, छठा निरंकुश शासन और सातवां एस्टेट जनरल की बैठक का भंग होना। इस प्रकार हम देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कौन कौन से कारण थे। और एक बात, उस समय वहां का जो शासक था फ्रांस का, उसका भी आपको याद रखना है, उसका नाम था लुई 16, जिसे हम लुई 16 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लुई 16, याद रखना। ये बुर्बो राजवंश से संबंधित था। यदि प्रश्न आ जाए कौन से राजवंश से संबंधित था, बुर्बो राजवंश से संबंधित था। ये गद्दी पे 1774 में बैठता है और इसकी जो शादी है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से होती है। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी जिसका नाम है मैरी मैरी एंटोनेट। अब आप नाम याद रखना, ऐसे ही थोड़ा सा अपनी तरह तो है नहीं, राजू राम, मोहन राम, लक्ष्मण राम, ये थोड़ा अटपटे से नाम है, आपको याद करने पड़ेंगे। मैरी एंटोनेट, हाँ याद आ गया, मैरी एंटोनेट, याद रखना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण कौन कौन से रहे होंगे। अब अगले भाग के अंदर हम देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति होने के बाद क्या क्या परिवर्तन समाज में आए, कौन कौन से वर्गों पर प्रभाव पड़ा, महिलाओं की क्या भूमिका रही। थैंक यू।